कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और आज अगर हम जम्मू कश्मीर के उस पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे जहां पर श्रीनगर के से लोग बड़गाम, बड़गाम के लोग श्रीनगर या शोपियां के लोग गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि इस इलेक्शन में किस तरह से लोग जो है अपना वोट कास्ट करेंगे, किन किन मुद्दों पे वोट कास्ट किया जाएगा। बेरोजगारी या हम यहां पर महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई ने वादी कश्मीर के लोगों का कमर कस तोड़ दिया है। तो अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की जो सीट है, डॉक्टर निसार अहमद पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे आज वादी कश्मीर में जिस तरह से 2014 के बाद 2024 में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और इनके मध्य मुकाबले अगर हम देखेंगे एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो दिग्गज लीडर इस वक्त मुकाबला है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट का, पीडीपी की अगर हम बात करेंगे उनका भी मुकाबला है। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होगी आखिरकार बड़गाम में। फिलहाल डॉक्टर साहब आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताइए कि आप पहली बार आए हैं इस फील्ड में, एक फील्ड ऐसा है कि जिसमें लोगों को बहुत मुश्किल से सीट मिलती है, तो किस तरह से लगता है आपको कि आप यहाँ पे ग्रो अप होगे? थैंक यू सो मच। पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो पोस्ट 2019 जो पॉलिटिकल सिनेरियो कश्मीर में है वो टोटली चेंज हुआ है, टोटल डिसरप्शन है उस पॉलिटिकल सिस्टम में। तो उस पॉलिटिकल सिस्टम ने तो जो हमारे लीडरान थे या जो पार्टीज थी उनके जो खोखले वादे थे वो तो कंप्लीट सरेआम आ चुके हैं कि वो क्या बता रहे थे लोगों को और लोग क्या कर रहे थे इस चीज को सब। तो ये एक पॉलिटिक्स में ऐसा रहा है कि जिसमें आपने देखा कि रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो हार के आया है, तो वो अब बड़गाम आ रहा है। तो जहां जहां उसने अभी तक इलेक्शन लड़ा है तो वहां उसने काम अच्छा किया नहीं होगा, तो इसीलिए दूसरी दूसरी जगह पे वो चेंज करते जा रहे हैं। तो पहले हजरत बल से लेके फिर गांदरबल से लेके फिर बीरू अब बड़गाम आ रहे हैं। तो अगर उसने अच्छा काम किया होता बीरू में तो उसको बीरू छोड़ के बड़गाम आने की जरूरत नहीं थी। तो ये खुद ही बता रहा है कि वो कितना इनकॉम्पिटेंट है व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंटल फेज, व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी फ्रेमिंग, ही इज कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट इन दैट वे, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को टाइम नहीं दे पाएगा वो। और बड़गाम के नौजवानों को भी यही सोचना चाहिए कि ये अगर किसी भी पोजीशन पे जाएगा तो ये बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया, जैसे इसने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां इलेक्शन लड़के आया है ये उनको नेग्लेक्ट किया। रही फिर मेरी बात इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, चूंकि मैं बड़गाम से ताल्लुक रखता हूँ, मैं थोड़ा यूनियंस में रहा हूँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी यूनियन लीडर रहा हूँ मैं 2008 से 2010। तो वहां से मेरा असल करियर स्टार्ट हुआ है, पॉलिटिकल करियर। बट बीच में कुछ मेरी पढ़ाई की वजह से मैं एक्टिव नहीं था और बदकिस्मती से कश्मीर यूनिवर्सिटी यूनियन को बैन भी किया गया था। सो ही वाज द पर्सन बिहाइंड दैट बैन। उसका यही वजह था कि आगे यहाँ से लीडर्स आ जाएंगे जो इनको पूछेंगे कि आपने 20 सालों में क्या तरक्की की है, आपने 20 सालों में IITs IIM की बात क्यों नहीं की है। तो ये उनको डर था पहले से ही, तो इन्होंने वो सारे इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है। पॉलिटिकल स्पेस जो यूथ के लिए था उसको कंप्लीटली बंद किया गया है। तो बड़गाम की हम बात करेंगे तो बड़गाम में हकीम मोहम्मद यासीन साहब जो है वो कंसिस्टेंट रहे हैं हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से लाइक बड़गाम है, बीरवा में है, कहीं कहीं उसने वहां पे भी काम किया जो उसके जानने वाले लोग थे। तो बड़गाम के लिए उसको हमेशा अच्छा रुझान रहा है और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा था, बट कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे और लोगों को वो बात समझ आई और नौजवान जो हमारे बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि ये बात करेंगे हम। और पर्टिकुलरली हमारे एक यूथ लीडर भी है उसमें, मुश्ताक अहमद खान साहब, जो मुझे परसुएट करते रहे, हम मीटिंग्स करते रहे और फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम बड़गाम से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये मैंडेट हमें रिसेंटली मिला है PDF की तरफ से और हम ग्राउंड लेवल में बहुत काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल में हम लोगों से मिल रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि अभी तक आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल उथल पुथल जो चल रही है, उधर इधर पार्टियां जा रही हैं, ना ये पॉलिटिकल स्पेस का तरीका है, ना ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ठीक है। बट नौजवानों के लिए भी ये स्पेस है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में अभी गैप है, ठीक है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो रहा था तो फिर अब नए पॉलिटिशियंस में आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं, जैसे मैं आ रहा हूँ। आई हैव कंप्लीट माय PhD सिंस देन आई एम ज्वाइनिंग द दिस पॉलिटिक्स एज एन करियर। तो इसमें हमें बहुत मेहनत करनी होगी, हमें अंडरस्टैंड करना होगा पॉलिटिकल सिस्टम को। और जो नए वोटर्स हैं उन्होंने भी ये दिखाया है कि ऐसे जो
मैंडेट्स ऐसे ही मिलते थे लोगों को कि भाई 30 साल से मैं मैंडेट चला रहा हूँ, काम कुछ नहीं करेंगे। अब इस बार वो नहीं होगा। नाउ द वोट ऐसे मिलेगा कि अगर आपने काम किया तो वोट मिलेगा, काम नहीं किया तो आपको वोट नहीं मिलेगा। सियासी उथल पुथल की बात की आपने, जी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अवामी इत्तेहाद पार्टी, या हम इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, अगर बडगाम का अपना कैंडिडेट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको मैंडेट नहीं दिया गया, श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला को लाया गया, तो आपको लगता है कि उसी उथल पुथल के तरीके से जिस तरह से पिछले 70 सालों से यहाँ पर कश्मीरी आवाम को धोखा दिया जा रहा था, तो आपको लगता है कि आज भी उस तरह की सियासत हो रही है? बिल्कुल हो रही है। पर्टिकुलरली ये तो बड़ी मतलब हम कहेंगे कि बडगाम के नौजवानों के लिए, क्या बडगाम में कोई भी ऐसा नौजवान नहीं था जो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड कर सकता था? ऐसा तो, या तो फिर ये ऐसे बता रहे हैं कि नहीं, बडगाम के जो लोग हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, कि वहां मैंडेट किसी को नहीं मिला तो हमें किराए पे लीडर को लेके आना पड़ा। तो ये तो बडगाम के अवाम के लिए तो पहले सबसे बड़ी ये बेइज्जती की बात है। ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और ये है कि कहीं नहीं जीतेगा तो बडगाम में जीतेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से भी हार के आ जाएगा। इसने इससे पहले भी प्लान किया था कि हम जब आगा रोहिल्ला को एक साजिश के तौर बडगाम से उठा के श्रीनगर में डाला गया, वो एक प्रॉपर प्लान था कि ये सीट जो है आगे फ्यूचर में खाली हो जाएगी तो वहां पे उमर अब्दुल्ला को सेफ हेवन बना के उसको इलेक्शन लड़वाया जाएगा। तो मुझे लगता है ये बडगाम की आवाम के लिए जाती है कि एक आउटसाइडर को बडगाम की बागडोर या हम बडगाम के मसाइल के बारे में उसको बताना पड़ेगा, उसको लोगों के नाम भी बताने होंगे, तो वो कैसे हमारी नौजवान जो पर्टिकुलरली उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उनको लीड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये नौजवान बडगाम के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मैंडेट को रिजेक्ट करें और हमें वोट करें, और हम नौजवानों की आवाज बनेंगे। और हमारा एक ही मकसद है कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को हम एक एजुकेशनल हब बनाएंगे, डेवलपमेंटल फेज का एक नया शुरुआत हम करेंगे, करियर काउंसलिंग, जॉब्स की हम बात करेंगे, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट जॉब्स की बात करेंगे। थोड़ा हम आईआईटी के बारे में फाइट करेंगे, आईएम के बारे में थोड़ी सी फाइट करेंगे, ऑफशूट कैंपस यूनिवर्सिटीज के बारे में फाइट करेंगे, और बहुत सारे डेवलपमेंट फेजेस ऐसे हैं जो हमें बडगाम को नहीं मिले। मेडिकल कॉलेज की हम थोड़ी सी फाइट करेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बडगाम के नौजवानों की प्रायोरिटी रहनी चाहिए, रादर देन कि इनका कोई भी लीडर आ जाएगा सामने तो उसको हमारे उनके कंधों पे बिठाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इससे कोई फर्क पड़ेगा, वो यहाँ से भी हार के वापस आ जाएगा। हुर्रियत के लीडरान जो है आज इस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये बयान दिए गए कि ये जो हराम कुछ ऐसी सियासत कहा गया था उमर अब्दुल्ला की जानिब से, तो आज अगर हुर्रियत इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो उनको दिक्कत क्यों हो रही है? तो अगर ऐसी बात थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? तो उन्होंने भी तो बहुत सारी किलिंग्स की जब हड़ताल होते थे। जब 2010 की आपको पता है कि 2010 में किस तरह से हुआ, तो आप उस पे तबसरा कर सकते हैं इस वक्त? नहीं, तबसरा की बात नहीं है। ये जो पार्टी उस टाइम पे पावर में थी, दे वर आल्सो रिस्पांसिबल एवरीथिंग। अगर आज उनको स्पेस मिल रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस में, ये 2010 में भी मिल सकता था। तो तब जो कंसर्न चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे थे, उसने इनिशिएट क्यों नहीं किया इस बारे में कि लेट अस गो फॉर द मेन स्ट्रीम? ही कुड हैव दैट टाइम वही दे सकता था, लेकिन तब उनको ये लग रहा था कि शायद इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा ही इलेक्शन जीत जाएगी। तब उसको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। अब उसको ये अच्छा आइडिया इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि शायद जो नए वोटर्स है, जो नया नौजवान है, और वो शायद वोट कास्ट करने के लिए उनको वो इमोशनली ब्लैकमेल करके एक इमोशनल अटैचमेंट देके वो वोट ना कास्ट करे। इनका अपना जो वोट बैंक है वो वोट कास्ट करके ये विजेता हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल उनका हमेशा रहा है, जब भी इलेक्शन आ जाता था ऐसे बयानबाजी होती है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पोस्ट 2019 अब टोटल पॉलिटिकल सिस्टम हैज चेंज्ड। नए वोटर्स ज्वाइन हो चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उन्होंने हराया उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि दे विल नॉट सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ उमर अब्दुल्ला एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो दैट्स वेरी क्लियर। जो नए वोटर्स है वो आप देखिए, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, आप मार्केट में जाइए, आप उनसे इंटरव्यू कीजिए, यू विल फाइंड कि जो नए वोटर्स है दे डोंट लाइक एनसीए एट ऑल। सो ये उन्हीं का मैंडेट है। तो ये जो बयानबाजी तब हराम था अब हलाल है, ये तो वो पॉलिटिकल स्पेस में बोला जाता है जस्ट टू गेन द वोट्स। बट ये कोशिश तो ये 2010 में भी कर सकते थे, तब इन्होंने नहीं किया। 2014 में भी कर सकते, तब इन्होंने नहीं किया। अगर इन्हीं लीडर्स को इलेक्शन लड़ना था, कैसे भी प्रोसेस इनका हो रहा है, तो ये 2008 हो, 2010 2012 में भी कर सकते थे ये लोग। तब ये फेल हो गए। अब समवन इज डूइंग इट, अब इनको पिंच हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट है। ये नॉर्मल चीजें हैं, पॉलिटिकल स्पेस में ऐसी चीजें होती रहती है।
हमें इनको उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट में आपने ऐसा क्या देखा जिस तरह से हकीम यासीन ने खान साहब ने तरक्की उस इलाके को दी, हर एक इलाके में हर एक गांव में सड़क पहुंचाई या बाकी जो फैसिलिटीज है, तो आपने क्या कुछ देखा और आप आज बड़गाम में पीडीएफ के इस टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि एक बंदा कंसिस्टेंट कितना है अपने आप में। तो हकीम मोहम्मद यासीन साहब अगर हम कहेंगे तो ही इज अ वेरी कंसिस्टेंट इन हिज स्टेटमेंट्स। उसने हमेशा कश्मीर के हित में बात की है और डेवलपमेंट उसका अपने इलाके का और अपने दोस्तों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए हमेशा रहा है। तो वो कारबंद उसी के साथ रहे। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे पास एक मिसाल है और उसने वहां पे जो डेवलपमेंटल फेज के काम किए हैं, दूध पथरी को डेवलप किया है, ठीक है। तो ये खुद बता रहा है कि इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। और रही दूसरी बात बड़गाम के लिए, तो बड़गाम की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उसने बहुत सारे काम किए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे इलाके में भी काम किया है, सेबुग में भी किया है, वडवन में भी बहुत सारे काम किए। बहुत सारे ऐसे इलाके जहां से लोग उसको जाते थे, वहां कुछ ना कुछ वो काम करते थे और ही इज फ्रॉम द बड़गाम। तो मैं हमेशा इस चीज को रहा हूं कि जो साउथ के लोग हैं, साउथ के जो भी मैंडेट आता था वो साउथ के लिए काम करते थे। नॉर्थ को मैंडेट मिलेगा तो वो नॉर्थ के लिए काम करेंगे। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम बड़गाम। सो मेरी और हकीम साहब की मेंटालिटी ये है कि हमें बड़गाम के लिए काम करना है। तो मुझे लगता है कि यही एक मेन वजह है कि हम बड़गाम के लिए काम करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों के लिए काम करना चाहता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करना चाहता हूँ। वही मंशूर हकीम साहब का भी है। सो वी आर ऑन द सेम पेज while as the other parties they have their own page के जितने भी फंड्स आ जाएंगे वो डाइवर्ट हो जाएंगे जहां से origin of the party है। So you take an example South Kashmir, so they got everything, they got university, they got AIMS, they got medical college। आप नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में भी उनको 2 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी वो बड़गाम में बनानी थी, उमर अब्दुल्ला ही था तब ये बंदा कि इसने दोनों साइड से उसी रास्ते से उनको लेके गए और गांधरबल में वो यूनिवर्सिटी बनाई है। जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी और गांधरबल जो यूनिवर्सिटी है उसमें 10 किलोमीटर का फासला है। तो ये वही डिसीजन है उनके। तो ये तो एक रीजन वाइज उन्होंने पॉलिटिक्स की है। बड़गाम से हमारे जो लीडर साहिबान आते थे, दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी, लेकिन पार्टी ने उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, उनकी बात को माना ही नहीं है। शायद इसी वजह से वो फेल हो गए बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को उस प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए जो डेवलपमेंट फेज होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूं कि इस बार भी बड़गाम के लोग यही करेंगे कि ये सोच समझ के अपना वोट देंगे और इस बार भी उमर अब्दुल्ला को ये हरा के वापस भेज देंगे। मुकाबला तगड़ा है, किस तरह से लड़ोगे मुकाबला और किस तरह से जीतोगे, और साथ ही साथ अपने लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आखिर में आपकी? देखिए, मैं कोई बड़ा पॉलिटिशियन तो नहीं है हूँ, बट मसला ये है कि बड़गाम के नौजवान डिसाइड करेंगे उन्हें किसके साथ जाना चाहिए। उन्हें वही पुराने 60 साल पुराने, वो पुराने लोग जो पहले पीएम थे फिर सीएम बने उसी पार्टी के थे, फिर सीएम से वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए तो उसी पार्टी के थे, जिन्होंने पोर्टल लाया तो वही है, जिन्होंने पीएसए लाया तो यही लोग है ना। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स व्हिच हैज टेकन प्लेस इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट। सो पीपल ऑफ बड़गाम वो देखना चाहेंगे ये वीडियो, और उनके लिए मैसेज यही है कि आप नौजवान हैं, आप सोचिए कि जो पिछले 70 सालों में हुआ है कि आपको उसी पार्टी को वोट देना है कि इस बार हमें चेंज करना है। तो चेंज यही है कि हम आपको बड़गाम को एक विजन दे रहे हैं कि हम इसको एजुकेशनल हब बनाएंगे और इंशाल्लाह और अगर आप लोग हमें विजेता बना के रखते हैं तो इंशाल्लाह और हम इसको हम पूरा करेंगे। बाकी लीडर आते रहते हैं, लीडर को कोई इशू है नहीं है, वो यहाँ से सीट नहीं जीतेगा तो कहीं और से जीतेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बड़गाम के नौजवानों को फर्क पड़ेगा कि अगर वो इस बार भी नहीं सोचेंगे कि उनके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा कोई लीडर जिसको बड़गाम के कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में इतना भी पता नहीं होगा कि मुझे कितने गाँव है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दूसरे इलाकों से लोग आएंगे, यहाँ पर नौजवानों पे मुसल्लत किए जाएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जिला बड़गाम का वो शख्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि मैं बड़गाम की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट चाहता हूँ, बेरोजगारी जो है वो दूर करना चाहता हूँ। फिलहाल आप पब्लिक फर्स्ट देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।